जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है। इतना हैप्पी हैप्पी कमेंट है सभी का। तो कितने बच्चों ने आगे तक क्वेश्चन बना लिया ये बताओ पहले। कितने भाई ऐसे हैं जो आगे तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद और आगे तक आप बढ़ पाए, बताओ बताओ। 2 दिन आते नहीं है, मिस यू है। डीवी कैसा गया। डीवी में क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया था, ठीक है। पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव था, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। अरे डीवी है, अच्छा जाएगा। आप लोगों का प्यार रहेगा तो अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बस एक ये एक्सपीरियंस हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मैं गया तो मैंने अभी जैसे पिछले बैच में बताया ये बात कि 2018 में जो लोग सिलेक्टेड हैं वो सबसे ज़्यादा मेरी शिफ्ट में आए थे। मेरा शिफ्ट शाम का शिफ्ट था और उसमें मुश्किल से 50 या 60 कैंडिडेट थे जिनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना था। और उसमें 50-60 में शायद मैं अकेला या फिर मेरे साथ कोई एक आधा बंदा होगा जो फ्रेशर होगा। बाकी जो है 49 के 49, मुझे जहाँ तक लगता है ये 49 के 49 लोग वो थे जो ऑलरेडी 2018 में सिलेक्टेड हैं और फिर भी 2019 का पेपर दिया है और तब भी अच्छे नंबर हैं 2019 में, और तब वो पेपर देने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं। और ऐसा नहीं है कि 2018 में वो टैक्स असिस्टेंट है और 2019 में वो इनकम टैक्स का स्कोर बन रहा है तो इनकम टैक्स के लिए आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये था कि 2018 में बंदा एक्साइज में सेलेक्टेड है। कहाँ पर है तो अभी डोजियर भी नहीं आया, लेकिन उसके नंबर के हिसाब से उसको ये लगता है कि उसको मुंबई मिलेगा या फिर चंडीगढ़ मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा। तो उसने जो है अब 2019 में एक ऐसी नौकरी भरी है जिसमें दिल्ली ही पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे सीएसएस की जॉब हो गई, ठीक है। सीएसएस जो है और एमईए जो है वो दिल्ली में ही मिलता है, तो इस तरीके से उन लोगों ने अप्लाई किया। तो आपको जो ये लगता है ना कि कट ऑफ क्यों हाई जाता है, ठीक है, कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है, क्यों हम इतना पढ़ते हैं फिर भी देखते हैं तो कट ऑफ 600 में 600 इतना चला गया। रीजन यही है मेरे भाई, जो बंदा एक बार सिलेक्शन ले लेता है ना वो कई बार पेपर देता है सिर्फ अपने मन चाहे पोस्ट के लिए। और इसमें उन बच्चों की भी गलती नहीं है, आप भी जब उनके जगह पे रहोगे ना आप भी सेम काम करोगे। पहली बार क्या होता है हमारे सामने कि यार पहले तो कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे टैक्स असिस्टेंट की क्यों ना मिल जाए, ठीक है, चाहे हमें चेन्नई में क्यों ना दे दे, तमिलनाडु में क्यों ना दे दे, हमको दार्जिलिंग या फिर कहीं पर जंगल में भी क्यों ना दे दे, सरकारी नौकरी चाहिए चाहिए। पहले पहले तो ये होती है। और उसके बाद क्या होता है कि नौकरी लेने के बाद फिर उसके बाद हम सेकंड ऑप्शंस में जाते हैं, तब सोचते हैं अच्छा ठीक है अब हम विस्तार रूप से सोचेंगे कि हमको नौकरी कहाँ चाहिए और किस स्टेट में चाहिए, कौन सी नौकरी चाहिए। 90% कैंडिडेट 2018 के 2019 में अप्लाई किए हैं और फिर ये 90% कैंडिडेट 2019 के 2020 में पेपर देंगे, इस बात को जान लो। और जो एक बार पेपर ले लेता है, सिलेक्शन ले लेता है, उसके लिए बार बार सिलेक्शन लेना आसान होता है, बहुत आसान होता है, कोई कठिन काम नहीं होता है। अब आप मुझसे बोलोगे अभी पेपर देने को, अभी मैं दूंगा यहाँ पर तो सवाल में मेरे हो सकता है कि 150, 160, 170 नंबर है और आपके लिए भी उतना लाना बहुत मुश्किल है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बार बार पेपर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ और ज़्यादा हाई चला जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों से है। सेम कहानी सीएचएसएल में होती है। सीएचएसएल के कट ऑफ हाई क्यों जाते हैं, जितने भी सीजीएल के कैंडिडेट के बच्चे हैं ना, सीजीएल वाले जितने हैं वो सारे के सारे सीएचएसएल में पेपर देते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा स्टूडेंट का केस जहां मैं जानता हूं कि पहले उसने ज्वाइनिंग लिया एमटीएस में, फिर सीएचएसएल का पेपर का रिजल्ट आया, फिर एमटीएस छोड़कर फिर सीएचएसएल में लिया और अब उसका पेपर का रिजल्ट आया सीजीएल का, अब वो सीएचएसएल छोड़कर सीजीएल में लेगा अगले साल, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारी कहानी चल रही होती है, स्टूडेंट खुद ही ऐसा क्रिएट करते हैं और जिसके वजह से जो है कट ऑफ भी हाई जाती है। हम इसमें किसी को कह भी नहीं सकते नहीं भैया तुम एमटीएस का दो हो तो तुम काहे सीएचएसएल का पेपर दोगे, मत दो। रिजल्ट में ही पेंडिंग्स हैं, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं जो एसएससी को सुधारने होते हैं। वेटिंग लिस्ट जैसे एसएससी निकाल सकती है कि अगर मानो कि एक कैंडिडेट कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसके जगह पे उसके अगले कैंडिडेट को बुलाकर उसको नौकरी दे दी जाए, बट ये भी एसएससी ऐसा नहीं करती हैं। तो बहुत सारे जो हैं वो लूपहोल्स हैं, लेकिन बस आप लोगों को एक ही बात मैं इन सभी घटनाओं से कहना चाहूँगा कि आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बस यूँ समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है और इस तगड़े कंपटीशन में अगर सरवाइव करना है तो अपने आप को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा।
वो छोटे छोटे नॉलेज, वो छोटी छोटी जानकारी, ये छोटे मोटे ट्रिक्स हो गए या चंद किताबें हो गई, उससे बना के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपका सिलेक्शन हो सकता है आपके कंसेप्ट से, आपका सिलेक्शन हो सकता है आपके नॉलेज से। अगर आप ये सोचो कि जीके में 1000 वन लाइनर पढ़ के चले जाएंगे या 10-20 को मॉक दे देंगे या उससे मेरा जीके स्ट्रांग हो जाएगा, तो महामूर्ख इंसान है आप, और महामूर्ख प्राणी है इस धरती के जो इतना सोच के जो है इतना कर रहे हैं। हमसे पूछिए संविधान का एक एक आर्टिकल हमको याद है, हमसे पूछिए कोई भी बात, हिस्ट्री का एक एक घटना हमको याद है, तो बताइए नौकरी आप लेंगे या हम लेंगे? आपको वोकैबुलरी याद करने में कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत होती है, दुख होता है। शायरी याद करने में दुख नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी आपको कि आपको कितनी और मेहनत करनी है। आपके वोकैबुलरी आपके जुबान पर हो, आपके जो है पूरा का पूरा जीके जीएस का वन लाइनर आपके जुबान पर हो, क्वेश्चंस मैथ के आपके टिप्स पर हो कि जब आपको दिया जाए तो आप उसको बना पाएं, उड़ा दें। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप दिन में 1-1 घंटा 2 घंटा भी अगर आप बर्बाद करते हैं, आप अपने आप से पूछिए, मैं ये समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? क्या जरूरी है ये समय बर्बाद करना? क्या इसके जगह पे कुछ सीखा जा सकता है? अगर सीखा जा सकता है तो कुछ सीखने में अपने उस समय को जो है वो लगाएं, ना कि कुछ बर्बाद करने में उस समय को लगाएं। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए सभी बातें। नया उम्र है, नया खून है, नया जोश है, लेकिन आपको सब ध्यान रखना है कि आपका जो एक तरीके से ओपोनेंट है वो कितना मजबूत है और आपको कितना एनर्जी चाहिए उससे जीतने के लिए, तो ज्यादा जो है वो आपको फायदा देगा। सर आपने कौन सा पोस्ट अप्लाई किया है? वासीम अख्तर मेरा जो पोस्ट है वो ही मुझे मिलेगा, ये मैं श्योर कहता हूँ आपसे। जैसे कुल मिलाकर हमें 20, 25, 30 ऐसे करके काफ़ी पोस्ट होते हैं। ऐसे तो बी 23, 20, 24 ऐसे तरीके से बी कोड में होता है, डी कोड में होता है। तो जो मैंने पहला पोस्ट भरा है मुझे वही मिलेगा, इतना मैं कंफर्म हूँ। लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं कि मैंने कौन सा पोस्ट भरा है, वक्त आने पे वो भी बताएंगे। ठीक है, चलो तो जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है और बहुत ऊपर उठकर जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे बारी आती है हमारे आगे 32 की। बोला गया है सवाल में, देखो रिया का कहानी है कि बाई सेलिंग 25 मीटर क्लोथ रिया को फायदा होता है 5 मीटर के सेलिंग प्राइस का, उसका गेन परसेंट कितना होगा? हम जो पढ़ रहे थे सवाल में, हम पढ़ रहे थे लाभ या हानि या तो क्रय मूल्य के ऊपर या विक्रय मूल्य के ऊपर। जब क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता था ना, तो हम क्रय मूल्य को 1 रुपया मानते थे, यानी सीपी को, और जब विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता था तो हम सेलिंग प्राइस को 1 रुपीज मानते थे। पीछे वाले क्वेश्चन को 31 को समझाते हैं। यहाँ पर आपको फायदा हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, तो आप कॉस्ट प्राइस को 1 रुपीज मानेंगे। तो आपने कहा हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1 रुपए। ठीक है, तो रिया को जो फायदा हुआ वो कितने आर्टिकल का फायदा हुआ? आप बोलेंगे कितने का फायदा हुआ? तो भाई 11 मीटर के खरीद के बराबर है। 1 मीटर का खरीद कितना है? 1 रुपया। तो 11 मीटर का खरीद कितना? 11 रुपए। तो तुमको फायदा कितने का हुआ? 11 का। ठीक है, सामने वाले को आपने कितना बेचा है? 33 मीटर बेचा है। अगर 33 मीटर बेचा है तो 33 खरीद के भी तो लेकर आए होगे, यानी हर आर्टिकल को आप 1 रुपये में खरीद कर लेकर आते हो, हर मीटर को, तो 33 मीटर को 33 रुपये में खरीद के लाए होगे। तो 11 का फायदा कमाए 33 के ऊपर 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3। ठीक है, फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर 30 नंबर भी करवा दो, तो देखो 30 नंबर भी बहुत आसान है, अब 30 नंबर करवाया जाएगा। ठीक है, जो 30 नंबर हमने छोड़ा था वो कराएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आप 72 आर्टिकल को बेचते हैं और आपको लॉस होता है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आपका लॉस का प्रतिशत क्या है? ठीक है, आपको देखो, आप सभी के सभी होशियार हो, आपको समझना है मुझे गेन हो या लॉस हो वो किस पर हो रहा है, तो यहां पर वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ये वर्ड को पकड़ो, किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर, यानी आपको उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानना है। आप बोलेंगे सर यहां पर हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा 1 रुपए होगा। कितना होगा? 1 रुपए होगा। आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप बोलेंगे हमको लॉस हुआ है 8 रुपए का। जैसे मैं दुकानदार हूं, किसी ने मुझसे पूछा भाई तेरे को कितने का लॉस हुआ है? यार जितने में 8 मीटर बेचता ना उतने का लॉस हुआ है। 1 मीटर कितने में बेचता है भाई? 1 रुपए में। तो 8 मीटर यानी तेरे को 8 रुपए का लॉस हुआ, यही बोलेंगे। 8 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर का लॉस, 1 मीटर के विक्रय मूल्य का दाम 1 रुपए, तो 8 मीटर का दाम 8 रुपए। ये मेरा क्या है? ये मेरा लॉस है। लॉस मुझे कितने का हुआ है? 8 रुपए का हुआ है। अब रह गई बात भाई साहब, आप
खुद मुझे बताओ, हमने बेचा कितना मीटर है? 72 मीटर है। 1 मीटर को हम कितने में बेचते हैं? 1 मीटर को 1 रुपए में बेचते हैं। तो 72 मीटर को हम कितने बेचेंगे? तो बोलोगे सर 72 मीटर को आप बेचोगे 72 रुपए में। तो सोचो 72 रुपए में बेचा भी, 8 रुपए का नुकसान हुआ, तो हमारा क्रय मूल्य कितने का आया? तो बोलोगे सर 72 बेचा, 8 का नुकसान, यानी हमने उसको खरीदा था कितने में? 80 में खरीदा था। यहां से आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते। जब आप सेलिंग प्राइस को मानोगे तो आप सेलिंग प्राइस ही निकालोगे, जब आप कॉस्ट प्राइस मानोगे तो आप कॉस्ट प्राइस ही निकालोगे। ऐसा नहीं सेलिंग प्राइस माना और यहां पर जो है 72 बेचा, 72 खरीदा, 72 रुपए लिख दिया। नहीं भैया, 72 नहीं लिख सकते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका यही रहता है। सर अभी तो आप बोल रहे थे 72 बेचा और 72 बेचने का मतलब 72 खरीदा, यहां बच्चा चिपका देता है सीपी में 72। कैसे चिपका दोगे तुम सीपी में 72? 72 लिखने का मतलब है कि तुमने हर आर्टिकल को 1 रुपए में खरीदा है और तुम मान रहे हो विक्रय मूल्य को 1 रुपया, तो तुम क्रय मूल्य को 1 रुपया कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो सभी सवाल इसका कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा? आप ऐसे समझ लो कि पहली बात तो हम लेते किसको है, मानते किसको है। तो लाभ या हानि जिस पर होता है उसको मानते हैं। कितना मानते हैं? 1 रुपया मानते हैं। और अगर हम सेलिंग प्राइस मान रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस का मान निकलेगा, और हम कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस का मान निकलेगा। सेलिंग प्राइस को 1 माना, 72 बेचा तो 72 रुपए। ठीक है। और इस सवाल में देखोगे अगर आप, तो इष्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए माना और 33 बेचा तो आपका कॉस्ट प्राइस 33 रुपए। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ, 8 रुपए का नुकसान 80 के ऊपर, कितने का लॉस है? तो लॉस का परसेंटेज जो है 8 का नुकसान है 80 के ऊपर, तो 8/80 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, कितना परसेंट आएगा जनाब? बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट उत्तर होगा। कितना होगा? बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। 8 का नुकसान 80 के ऊपर 10%। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो। उसी तरीके से 25 मीटर बेचने के बाद रिया को 5 मीटर के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। आप बोलेंगे सर देखो फायदा किस पर हुआ? गेन सर, गेन सेलिंग प्राइस पर हुआ है ना, विक्रय मूल्य पर हुआ है ना। तो हर आर्टिकल के विक्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे? 1 रुपए मानेंगे। ठीक है। रिया को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? आप बोलेंगे सर गेन हुआ है। और कितने मीटर के सेलिंग प्राइस का गेन हुआ है? तो 5 मीटर के विक्रय मूल्य का। 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 5 मीटर का विक्रय मूल्य कितना रुपए? 5 रुपए। रिया ने कितने बेचे हैं? 25 बेचे हैं ना। रिया ने बेचे हैं कितने? 25 बेचे हैं। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 25 रुपए हो जाएगा। ठीक है। 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 25 मीटर का विक्रय मूल्य कितना रुपया? 25 रुपया। अब यहां से सीपी निकालो। 25 रुपए में बेचा और 5 का फायदा कमाया, मतलब खरीदा कितने में था? 20 में। क्योंकि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। यानी सीपी निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो। और दूसरा सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो होता है सीपी से, ठीक है, सीपी माइनस लॉस। ठीक है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो या सीपी से लॉस घटा दो तो आपका हो जाएगा। तो आप सोचो फायदा कितने का? 5 का। कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। तो आपको कितने का फायदा हुआ? तो आप बोलेंगे सर 5 का फायदा हुआ है 20 के ऊपर। तो 5/20 1/4 होता है, यानी 1/4 कितना हो गया? 25% का आपका फायदा हो गया। 1/4 काटेगा 25% का फायदा। सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां पे? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 25 आर्टिकल बेचने के बाद एक दुकानदार को फायदा होता है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर के। अगर उसने आर्टिकल को खरीदा था 800 रुपए में, तो बताओ उसने कितने में उसको बेचा होगा। ठीक है। बताओ उसने कितने में बेचा होगा। यहाँ पे एकदम सिंपल सवाल। सबसे पहले बोलेंगे सर प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर हो रहा है? प्रॉफिट किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। बताओ प्रॉफिट किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। तो किसको 1 रुपया मानोगे? कॉस्ट प्राइस को मानोगे। अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर होता तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपए मानते। प्रॉफिट सीपी पर हो रहा है तो सीपी को क्या मानोगे? मतलब प्रत्येक वस्तु के सीपी को 1 रुपए मानोगे कि हर सामान का कीमत जो है वो 1 रुपया है। तो जनाब को फायदा हुआ है वो कितना हुआ है बताइए। तो आप बोलेंगे सर 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर। एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 5 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना रुपए? 5 रुपए। ठीक है। उसके बाद बोला गया उन्होंने बेचा कितना है? 25 बेचा है। मुझे बताओ, आपने सीपी को 1 रुपया माना है, आपने किसी को 25 बेचा तो खरीदा कितना होगा? 25 ही तो खरीदा होगा, तभी तो 25 खरीद कर उसको 25 बेचे होगे। तो यहां पर सीपी को मानोगे
₹25। क्यों भाई साहब? अगर सीपी माना है तो सीपी लिखेंगे, एसपी माना है एसपी लिखेंगे। सीपी माना होता सीपी लिखते, एसपी माना एसपी लिखते। सीपी ₹1 माना था, किसी को बेचा 25 तो खरीदा भी था 25, तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितने का आएगा? तो बोलोगे ₹25 का सामान था, 5 का लाभ था, यानी कितना आ गया? 30 आ गया। अब सवाल में आपका क्या दिया गया है और किसका मान दिया गया है वो देखिए। तो सवाल में बोला गया है कि आपने जो सामान खरीदा है वो ₹800 में खरीदा है। आपने सामान ₹800 में खरीदा है, यानी आपका ये 25 का मान सवाल में कितना दिया गया है? 25 का मान सवाल में 800 दिया गया है। और आपसे बोला क्या है कि आपने उसको बेचा कितने में है, यानी आपसे कितने का मान पूछा गया है? 30 का मान पूछा गया है। ठीक है, 25 का मान दिया गया है, 30 का मान पूछा गया है आपसे ऐसे। तो आप बोलेंगे सर ये जो 800 है, सर ये 800 कितने का मान है? ये 825 का मान है। और कितने का पूछा गया है? 30 का हमसे पूछा गया है। 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 6 बार में, 5 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, और 16 छक 96 यानी ₹960 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई समस्या? हर वस्तु के सीपी को ₹1 माना, फायदा 5 का, खरीदा 25 में, बेचा 30 में। 25 का मान दिया गया है, 30 का मान पूछा गया है, बता सकते हैं। ठीक है, 25 का मान दिया गया है, 30 का मान पूछा गया है, बता सकते हैं। कोई समस्या यहाँ पर? किसी को भी कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दुख? नहीं, कोई दुख नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो आता है वो आपका अगला टाइप आ जाता है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है? उसमें कहता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, जिसमें आपको जो फायदा है वो या तो क्रय मूल्य पर आपको जो फायदा होगा वो क्रय मूल्य पर ना होकर विक्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, जहां पर फायदा आपको क्रय मूल्य पर ना देकर विक्रय मूल्य पे दिया जाएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया है, एक व्यक्ति फायदा कमाता है अपना विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर, और उसके अकॉर्डिंग उसके फायदे का जो अनुपात है, प्रतिशत है, वो 20% है। तो बताओ असल में उसका प्रॉफिट कितने का होगा? जैसे क्या होता है कि आप अपने फायदे को दो तरीके से व्यक्त करते हैं, दो तरीके से बताते हैं कि मेरा जो फायदा है 20% है, वो 20% या तो सीपी पर होगा या वो 20% एसपी पर होगा, यानी सेलिंग प्राइस पर होगा। सवाल में बोला गया है कि अगर आपको फायदा 20% का है और वो सेलिंग प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको शुरू में करा दिए हैं, लेकिन फिर भी देखिए, आपको जनाब प्रॉफिट हो रहा है, कितने % का हो रहा है? 20% का हो रहा है, और 20% का मतलब 1/5 हो रहा है। लेकिन ये फायदा आपको दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति अपना लाभ अपने विक्रय मूल्य पर पता करता है और उसका लाभ 20% है, तो ये लाभ जो है ये विक्रय मूल्य पर है। विक्रय मूल्य का मतलब ये किसके तुलना में है? तो नीचे वाला जो होता है वो एसपी होता है और ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ₹5 में बेचा है और ₹1 का लाभ था, तो आप खुद बताइए आपने उसको खरीदा कितने में? तो 5 में से 1 गया, आपने उसको 4 में खरीदा है। कोई समस्या की बात? अब आपसे बोला गया है कि पता करो यही लाभ जो है वो तुम्हारा सीपी पर कितना है। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी दिया गया है। किस पर दिया गया है? एसपी पर दिया गया है, और आपसे बोला है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी बताओ। तो कितने का लाभ है? 1 का, और किसके ऊपर? 4 के ऊपर, तो 1/4 × 100। आप बोलेंगे सर काटिए इसको, 25 बार में कटेगा तो 25% हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आप यहाँ ए बी रूल का भी नियम लगा सकते हैं, बट ऐसी कोई जरूरी नहीं है ए बी रूल लगाना। यहाँ पे आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके से बोला है कि यदि एक व्यक्ति अपना नुकसान जो है वो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% का होता है, तो असल में उसका नुकसान कितना होगा वो बताओ। असल में उसका नुकसान कितना होगा वो बताओ, आपसे बोला गया है। तो आप मुझे बताइए कि उसका लॉस परसेंट किस पर दिया गया है? सवाल में उसका लॉस परसेंट विक्रय मूल्य पर दिया गया है 37.5%। 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी नीचे वाला क्या है? नीचे वाला विक्रय मूल्य है, ऊपर वाला क्या है? लॉस है। तो इस हिसाब से उसका क्रय मूल्य कितने का आएगा? 8 में बेचा है और ₹3 का नुकसान है, यानी खरीदा कितने में था? तो खरीदा 11 में था। अब हमसे बोला गया है कि उसका लॉस परसेंट पता करने को किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। तो सीपी के ऊपर लॉस पता करेंगे, लॉस बटे सीपी × 100। नुकसान कितने का? 3 का, और कितने के ऊपर? 11 के ऊपर,
3/11 इंटू 100% हमारा इतने का नुकसान होगा। 1/11 जो होता है वो होता है 9 सही 1/11, तो 3/11 का मतलब 27 सही 3/11% जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 सही 3/11% जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, या 27.27% भी आप इसको कह सकते हैं। देखो 1/11 जो होता है ना वो होता है 9.09%। ठीक है, 2/11 यानी इसका दोगुना यानी 18.18%। ठीक है, 3/11 की बात है तो 3/11 होता है 27.27%, इसका 3 गुना। तो 27.27 कहाँ दिया गया है, कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है, डी फॉर क्या, डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। एसपी पर दिया जाएगा नुकसान और आपको सीपी पर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं आज के बाद, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब एसपी पर या तो आपको लाभ देगा नहीं तो नुकसान देगा, लाभ दिया तो भी कर लिया, नुकसान दिया तो भी कर लिया, और उसके बाद जो हमने इसको सीपी पर बता दिया। अब क्या होगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा कर दिया जाएगा और दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके दे दिया जाएगा, और बढ़िया सवाल आपसे एक मेंस के लेवल में पूछा जा सकता है। जैसे आप इस सवाल को देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, साइड में हट गया हूं मैं, पढ़िए सवाल को। बोला गया है दो दोस्त हैं, एक नीरज है और एक दीपक है। नीरज चोपड़ा हो गए हमारे और एक दीपक कलाल हो गए। नीरज जो है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है विक्रय मूल्य पे। ठीक है, नीरज देखो, नीरज कैसा बंदा है, नीरज ऐसा बंदा है जो अपने लाभ को अपने विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है, मतलब सेलिंग प्राइस पर। और जो दीपक हो गया वो कैलकुलेट करता है अपने प्रॉफिट को किस पर, सीपी पर। ठीक है, यानी ये क्रय मूल्य पर कैलकुलेट। दोनों जो है बोलते हैं कि भैया हमको 20% का लाभ हुआ है, लेकिन नीरज को ये लाभ विक्रय मूल्य पर और दीपक को ये लाभ क्रय मूल्य पर। समझ में आया बात? ठीक है, बोला गया है और डिफरेंस है उनके प्रॉफिट का इतने में। ठीक है, असल में अगर वास्तविक रूप में देखें तो दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर है वो 100 रुपए है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है एंड द एसपी ऑफ बोथ द सेम, एंड द एसपी ऑफ बोथ इज सेम, दोनों ने समान रुपए में, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो समान है। तो बताओ उनका विक्रय मूल्य है तो है कितना। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक नीरज है और दीपक है, दोनों को फायदा 20% का होता है। एक को फायदा विक्रय मूल्य पर होता है, एक को फायदा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, और दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो बताओ उनका विक्रय मूल्य कितना होगा, बताओ। ठीक है, तो बताओ उनका विक्रय मूल्य कितना होगा, बताओ। एकदम सरल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे सवालों को। ठीक है, और कोई परेशानी की बात नहीं है सवाल में। तो देखो यहाँ पर दोनों दोस्त की कहानी करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। पहला जो हो गया वो हमारा नीरज हो गया और दूसरा हो गया हमारा दीपक। ये हमारा नीरज है और ये हमारा दीपक है। हम यहाँ पर लिखते हैं ये हमारी कहानी है किसकी, नीरज की, और ये हमारी कहानी है दीपक की। नीरज के यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया और नीरज का ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखो नीरज को जो फायदा हुआ है वो किस पर हुआ है, आप समझना मेरी बात को। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो कि आप यहाँ पर सीपी लिखो और यहाँ पर आप एसपी लिखो, और यहाँ पर जो है आप नीरज की स्टोरी लिखो और यहाँ पर आप दीपक की स्टोरी लिखो। अब ज्यादा सही है। आप बोलेंगे सर नीरज को जो है ना वो कितने का फायदा है, 20% का है, लेकिन ये 20% किस पर है, तो 20% विक्रय मूल्य पर है। ये दिया गया है सवाल में। 20% विक्रय मूल्य पर होने का मतलब 20 का होता है 1/5, यानी यहाँ पर 5 क्या है, तो विक्रय मूल्य है, और 1 क्या है, तो बोला गया है प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ नीरज का सीपी कितने का होगा, तो 5 में से 1 गया 4 होगा। यहां पर कोई दिक्कत किसी को, कि नीरज को 20% का फायदा होता है विक्रय मूल्य पे, यानी 5 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, 1 का लाभ है, यानी उसने सामान को खरीदा होगा 4 में। तो नीरज का जो आएगा हमारा यहाँ पर, नीरज का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 4 रुपए। ठीक है, नीरज का सीपी कितना, 4, और नीरज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बारी आती है किसके, उसके बाद बारी आती है दीपक की, और दीपक को जो फायदा होता है वो भी होता है 20% का, लेकिन ये 20% क्रय मूल्य पर होता है, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस पर होता है। 20% का मतलब 1/5, यानी यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है और 1 का लाभ है। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो बोलोगे सर 5 में 1 ज्यादा 6 होगा। दीपक को किस पे लाभ है, दीपक को क्रय मूल्य पे लाभ है, और लाभ कितना है 20%, यानी 1/5 का, तो क्रय मूल्य 5 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना, 6 रुपए। तो दीपक की अगर हम बात करें तो दीपक ने सामान 5 में खरीदा है और बेचा कितने में है, 6 में बेचा है।
ठीक है, ये दो लाइनें हमने लिख दी, दोनों का हमने लिख दिया कि नीरज का खरीद मूल्य बिक्री मूल्य, दीपक का खरीद मूल्य बिक्री मूल्य। अगला स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, यानी ये जो 5 है ना, यहाँ पे ये इस 6 के बराबर है, या ये 6 जो है इस 5 के बराबर है। तो अगर दो लोगों को बराबर करना हो तो हमने आपको सिखाया है कि दो लोगों को बराबर कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो हाल फिलहाल में बस अभी इतना जान लीजिए कि यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगा, या आप ऐसे कह लो ये 5 है तो जो है इस पूरे को देखो, अगर ये 5 है तो 5 वाले को कितने से गुना करेंगे, 6 के साथ, और अगर ये 6 है तो इसको करेंगे 5 के साथ। चूंकि ये अनुपात में है तो दोनों साइड 6-6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये अनुपात में है तो दोनों साइड 5-5 से मल्टीप्लाई होगा। हम इनका एलसीएम लेते हैं 5 और 6 का। एलसीएम लेने के बाद हम देखते हैं कि इनका एलसीएम 30 आ रहा है, मतलब 5 को 6 के साथ गुना करना पड़ेगा और 6 वाले को 5 के साथ। ये लोग रेशियो में है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अब अगर हम बात करें सवाल में तो यहाँ पर देखो सेम तरीके से 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर लिखो ये जनाब 24 हैं और ये जनाब कितने हैं, 25 हैं, और 6 इंटू 5 ये लोग कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी हमने रेशियो ऐसा लिख दिया कि नीरज ने सामान को खरीदा था 24 में और बेचा कितने में, 30 में। ठीक है, दीपक ने सामान खरीदा था 25 में और बेचा कितने में, 30 में। दोनों का प्रॉफिट कितना है बताओ जल्दी से। तो यहां पर सवाल में देखो और प्रॉफिट देखो जरा, दोनों का प्रॉफिट कितना है बताओ यहां पर। तो बोलोगे सर खरीदा था 24 में बेचा 30 में, प्रॉफिट कितने का है, 6 का। खरीदा 25 में बेचा 30 में, प्रॉफिट कितने का, 5 का। कोई दिक्कत की बात। अब दोनों के प्रॉफिट का अंतर सवाल में दे रखा है, और कितना दे रखा है, तो वो आपको 100 रुपए दे रखा है, यानी 6 और 5 का अंतर दे रखा है। ठीक है, यानी ये जो 100 रुपए आपको दिया गया है ये कितने यूनिट का मान है, तो 6 में से 5 गया, ये 1 यूनिट का मान है। और पूछा क्या गया है, उनका सेलिंग प्राइस पूछा गया है, मतलब आपसे ये 30 यूनिट का मान पूछा गया है। तो 100 को 30 के साथ गुना करिए, यानी 3000 रुपए जो है वो आपका करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विशाल मौर्य, कोई दिक्कत है आपको? अजीबोगरीब कमेंट कर रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो GGFF पता नहीं ABCD ये क्या क्या कमेंट किए जा रहे हैं। तो समझ में आया सवाल में, एक को फायदा होता है विक्रय मूल्य पे और एक को फायदा होता है क्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य वाले का फायदा होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य वाले को फायदा होता है तो उसका हमने अनुपात लिख दिया। क्रय मूल्य वाले का फायदा यानी दीपक का अनुपात लिख दिया। फिर बोला दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों के सेलिंग प्राइस को कर दिया बराबर, जिसके चलते इसका क्रय मूल्य 24 और ये 30 यानी लाभ 6 का, क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 30 यानी लाभ 5 का। दोनों का अंतर सवाल में 100 दे रखा है और 30 का मान पूछा है, बता देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। जिसका देखो क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, जैसे मानो दीपक है, नीरज है, कोई भी है, लाभ पर दे, जो लाभ है वो आपको विक्रय मूल्य पर दे, क्रय मूल्य पर दे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा, रीजन पता है क्या है, आप सीधा सोच रहे हो कि हम प्रॉफिट लॉस में ही जंप कर जाएं। आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी ही नहीं होगी। जो बच्चे हैं, आप लोगों में बहुत ऐसे बच्चों की गलती मैं बताऊं ना, आज कोर्स परचेस किया, अभी तुरंत क्लास में बैठ गए। मतलब ये नहीं है कि पहले की वीडियो देख लेनी है, परसेंटेज पूरा का पूरा फाइनल कर लेना है, फिर प्रॉफिट लॉस में आएंगे। नहीं, आप देखेंगे इसी क्लास से, आप देखेंगे अभी से और फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आया। कैसे आएगा भाई? हम 20% को 5 और 6 लिख देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, परसेंटेज आपने पढ़ा ही नहीं है।
तो जितने बच्चे हैं, जितने फ्रेशर बच्चे हैं, जिस तरीके से मैंने क्लासेस कराई हैं आप उस तरीके से अटेंड करिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ देखो, अहमद ने आखिर कह दिया सर मैंने आज ज्वाइन किया हूं। अरे भैया आज ज्वाइन किए हो तो पहले एक बात बताओ, पहले क्लास 1 देखोगे, क्लास 2 देखोगे, तब ना क्लास 3 समझ में आएगा। आ जाओगे क्लास 3 में बैठ जाओगे और फिर कमेंट टिप 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 करोगे, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे पॉसिबल है बताओ। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, सारे पहले पुराने वीडियोस देखिए, आप परसेंटेज देखिए, परसेंटेज के बाद फिर प्रॉफिट लॉस देखिए, क्लास 1 क्लास 2 तब क्लास 3। आपको खुद का बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि कैसे हम क्लास 6 में बैठ सकते हैं बिना क्लास 1 2 से लेकर 5 तक देखे हुए। समझिए इस बात को। जो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो पहले दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनसे पूछिए वो सवालों को कैसे उड़ाते हैं सेकंडों में, क्योंकि वो पहले से ही है ना एक लय में लेकर हैं। आप सीधा छत ढालने की बात कर रहे हैं, ना पिलर चाहिए ना दीवार चाहिए, सीधा सर छत ढाल दो। कैसे ढाल दे बताओ, कोई तो सपोर्ट चाहिए ना। ठीक है, चलो अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 5 है, जिसमें बोला गया है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इन एक्स टाइम द लॉस इंकर्ड। अब देखो आप लोग अपने कॉपी में इस टाइप को बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। किसमें आए हैं? एमटीएस में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं और सीजीएल में आए हैं। ये 3 परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि जहां पर आपको ये बोला गया, सीजीएल के मेंस में भी, कि लाभ जो है वो 5 गुना है नुकसान के, इस तरीके से करके बढ़िया क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, सवाल देखो फिर आपको और समझ में आएगा। ठीक है, सवाल बोला गया है कि किसी वस्तु को आप 540 रुपए में बेचते हो और आपका जो लाभ होता है वो 2 गुना होता है आपके हानि के जब उसी वस्तु को 360 में बेचते हो, तो बताओ उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, उस वस्तु का जो है सीपीओ नहीं सीजीएल है यहाँ पर। ठीक है, सीजीएल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर जो है देखो क्या होता है कि एक वस्तु को मान लो कि आपने 100 रुपए में बेचा था, तब आपको कुछ नुकसान हुआ था। मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, x रुपए उसका दाम है। ठीक है, x रुपए उसका दाम है। जब मैंने 100 रुपए में बेचा था ना, तो मुझे कुछ नुकसान हुआ था, यहाँ पर लॉस। अब मैंने उसको 300 रुपए में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ। और एग्जामिनर आपको ये लॉस और ये प्रॉफिट का रेशियो दे देगा कि बेटा ये मान लो लॉस जो है, ठीक है, या जो प्रॉफिट है वो नुकसान का 2 गुना है, तो बताओ ये खरीदा आपने सामान कितने में। अब ये लाइन को हमको समझने के लिए, सवाल को समझने के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम सीधा का सीधा शॉर्टकट अपना ले, या हम सीधा का सीधा यहाँ पर नंबर लाइन से इन क्वेश्चंस को कर लें। जैसे मानो आपको ये बात तो पता है कि जब हमें नुकसान होता है तो वो वस्तु को हम अपने क्रय मूल्य से कम में बेचते हैं, और जब हमें फायदा होता है तो हम अपने वस्तु को क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचते हैं। ठीक है, नंबर लाइन की अगर आप बात करो, बचपन में जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते थे तो आप बोलते थे कि सर ये देखो ये हमारा नंबर लाइन है, और ये नंबर लाइन में क्या होता है कि बीच में हम 0 को रखते हैं, आगे सभी के सभी पॉजिटिव संख्याएं आते जाती हैं, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, इस तरीके से करके। और पीछे के पीछे सभी क्या होती हैं? नेगेटिव संख्याओं का जन्म होते जाता है, पीछे के पीछे सभी नेगेटिव संख्याएं। इसी नंबर लाइन को जो है आपको समझना है। ठीक है, और इसी नंबर लाइन पे फिट करना है। ये जो 0 के स्थान पर जो रखा जाता है ना, यहाँ पर आप रखते हैं सीपी को, अपने क्रय मूल्य को। आप क्या रखते हैं? सीपी को, क्रय मूल्य को। लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है पॉजिटिव, कि भैया हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, नेगेटिव में नहीं चल रहे हैं। तो यानी आगे की तरफ आप जो मान लो यहाँ पर कोई स्थान होगा, यहाँ पर आप अपने लाभ वाले विक्रय मूल्य को रखेंगे, वो विक्रय मूल्य लिखेंगे जिस पर आपको लाभ हुआ है। ठीक है, और यहाँ नंबर लाइन में पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नुकसान। तो यहाँ पर एक और गोला बनाएंगे और इस गोले में आप क्या लिखेंगे? वो वाला विक्रय मूल्य लिखेंगे जिस पर लॉस होगा। यानी अल्टीमेट अगर हम बात करें तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें 3 गोले बनाने हैं। पहला वाला गोला में हमें क्या रखना है? क्रय मूल्य को लिखना है, और बाकी 2 गोलों में हमें दोनों विक्रय मूल्य को लिखना है। यहां पर वो वाला गोला आएगा जिस पर नुकसान हुआ है या जिस पर लॉस हुआ है, आप लिख सकते हैं वो एसपी लिखेंगे जिस पर लॉस हुआ है। ठीक है, वो एसपी लिखेंगे जिस पर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और यहां पर वो एसपी लिखेंगे जिस पर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इस बात को समझेंगे, जिस पर प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ हुआ है। ठीक है,
अब लाभ और हानि का संबंध कैसे होगा, रिलेशन कैसे होगा वो समझो। ठीक है, आप समझो कोई सामान एसपी ये रहा और सीपी ये रहा, तो एसपी से सीपी घटाओ, यहां पर आ गया आपका लॉस। या ऐसे बोल लो, सीपी में से एसपी घटाएंगे तो आएगा लॉस, और एसपी से सीपी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 2, 3 रुपए का नुकसान हुआ वो यहाँ पर। इस तरीके से ये नंबर को पहले लिखना है, ये स्ट्रक्चर आपको समझना है इस सवाल के लिए, ताकि आप सवालों को काफी सेकंडों में उत्तर दे पाए। बीच में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य को, यहाँ पर वो विक्रय मूल्य जिस पर फायदा हुआ, यहाँ पर वो विक्रय मूल्य जिस पर नुकसान हुआ। इस लाइन में आपको लिखना है लॉस और इस लाइन में आपको लिखना है प्रॉफिट। ठीक है, यही लॉस और यही प्रॉफिट का सवाल में संबंध दिया जाएगा। बोला जाएगा आपका लाभ आपके नुकसान का दोगुना है। अगर आपका लाभ आपके नुकसान का दोगुना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे कि सर लाभ नुकसान का दोगुना है, यानी नुकसान को 1 मानते हैं तो लाभ हम कितना लिखेंगे, लाभ हम 2 लिखेंगे। ठीक है, हमारा लाभ हमारे नुकसान का 3 गुना है, यानी यहां पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, हमारा नुकसान हमारे लाभ का 5 गुना है, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। इस तरीके से इनके बीच में संबंध लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे मान लो 1 यूनिट का अगर आपको मान कल के दिन पता चल जाता है, आप अपने सेलिंग प्राइस से घटा दो, या 5 यूनिट का मान पता चल जाता है, जोड़ दो, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है। अब जैसे ये सवाल है, इसको हल कैसे करेंगे, आप सवाल को पढ़िए, आपको किस किस चीज का डेटा दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर मेरा 2 विक्रय मूल्य का डेटा दिया गया है। एक विक्रय मूल्य वो है जिस पर हमें बेचने पर सामान पे फायदा होता है, और एक वो है जिस पर बेचने पर घाटा होता है। और हमसे क्या बोला गया है, सीपी निकालने को बोला गया है। तो हमने क्या कहा था, 3 गोले बनाना, एक गोला में क्या रखना, सीपी को रखना, दूसरा गोला में वो प्राइस लिखना जिस पर तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, और तीसरे गोले में वो प्राइस लिखना जिस पर तुम्हें नुकसान होगा। ये 3 बातें मैंने बोली थी। ठीक है, 540 वाला जो प्राइस है वो ज्यादा है, जाहिर सी बात है ज्यादा है, तो बड़ा वाला वैल्यू किधर आएगा, यहां पर आएगा जिस पर हमें फायदा है। ठीक है, और छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 360, वो कहां आएगा, पीछे आएगा, पीछे लिख दो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहां पर हम लॉस लिखते हैं और यहां पर हम प्रॉफिट लिखते हैं, और इन दोनों का हम संबंध बताते हैं। तो सवाल में बोला गया है जो फायदा है, प्रॉफिट है, वो दोगुना है किसके, नुकसान के। बोला गया है कि नहीं बोला गया है कि फायदा है दोगुना नुकसान के, फायदा क्या है, दोगुना है किसके, नुकसान के, यानी प्रॉफिट नुकसान का दोगुना है। तो अगर आप इनका अनुपात लिखना चाहेंगे तो ये किस अनुपात में आ जाएंगे, 1:2 में। यहां तक स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। यहाँ वो विक्रय मूल्य लिखना है जो फायदे में है, यहाँ वो विक्रय मूल्य लिखना है जो नुकसान में है, बीच में रहेगा क्रय मूल्य। यहाँ बोला गया फायदा नुकसान का 2 गुना है। ठीक है, कोई समस्या, यहाँ पर याद रखना कि आपको लॉस हो रहा था और यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। तभी तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ने पर इतना आएगा, या फिर एसपी में से लॉस घटाने पर सीपी आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 360 से 540 में कितना दूरी है। मान लो मैं ऐसे बोलूं कि एक शहर यहां पर है और एक शहर यहां पर है, इन दोनों के बीच में कितने की दूरी है, तो आप बोलेंगे सर 180 की दूरी है। कितने की दूरी है, ये 180 की दूरी है। ठीक है, 360 और 540 की दूरी कितने की है, 180 की है। और ये 180 किस पार्ट में बटा हुआ है, तो 1:2 पार्ट में बटा है। मतलब यहां पर ये 1 यूनिट है और ये कितना है, 2 यूनिट है। तो ये 180 कितने यूनिट का मान है, तो बोलेंगे सर ये 3 यूनिट का मान है, जिसमें 1 यूनिट ये है और 2 यूनिट ये है। कितने यूनिट का मान है, तो 180 3 यूनिट का मान है। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहो तो आप इस वाले शहर की दूरी निकाल दो या आप इसकी दूरी निकाल दो, यानी आप 1 यूनिट का मान निकाल दो या 2 यूनिट का मान निकाल दो, वो आपके ऊपर है। आप बोलेंगे सर हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 1 यूनिट का मान आपका 60 आएगा। यानी यहां पर जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, आपका 60 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 60 है, आप 2 यूनिट का पता करना चाहते तो इसका वैल्यू कितना आता, 120 का आता। ठीक है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? मैंने आपको बोला सीपी की जगह पर सीपी लिखना है, पुराना एसपी नया एसपी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनका अंतर 180 का वो इस बराबर पार्ट में बटेगा। हमने आपको सारे डेटा बता दिए। यानी आप अब खुद सोचो कि आपके पास एक सामान है, जब आप उसको 360 में बेचते हो तो कितने का नुकसान होता है? 60 रुपए का। या जब आप उसको 540 में बेचते हो तो 180 का फायदा। तो उस सामान की कीमत आप कैसे लिखोगे? तो बोलोगे कि सीपी बराबर कितने में बेचा था? 360 में। और नुकसान कितने का था? तो 60 का। यानी उसमें अगर उसके नुकसान को जोड़ दें तो हम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है। या फिर बेचा कितने में? 540 में। और उसमें फायदा कितने का हुआ? फायदा हुआ 120 का, तो उसमें 120 को घटा दे तो बता सकते हैं। यानी उस वस्तु का सीपी कितना आएगा? 420 आएगा। हमने आपको दोनों तरीके से इसीलिए बताया ताकि आप समझ जाओ। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा यहां पर 1 यूनिट का मान निकाले। देखो, जब लॉस वाले का मान आएगा ना, तो आपको पता है कि अपने विक्रय मूल्य में नुकसान को जोड़ते हैं तो सीपी आता है, या फिर अपने विक्रय मूल्य में फायदे को घटाते हैं तो सीपी आता है। तो जब यहां पर 1 यूनिट का मान निकालोगे तो उसको 360 में जोड़ना पड़ेगा, और जब यहां 2 यूनिट का मान निकालोगे तो 540 में से घटाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो मेजर बातें क्या हो गई? पहली बात ये हो गई 3 बक्से बनाने हैं। इधर फायदे वाला फायदे वाला विक्रय मूल्य, पीछे नुकसान वाला विक्रय मूल्य। इन दोनों का संबंध लिखना है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? इनके बीच की दूरी को इस अनुपात में बांटना है। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया? यहाँ का जो भी यूनिट का मान निकालेंगे, अगर 1 का निकालेंगे तो जोड़ देंगे, वो हमारा सीपी आएगा। तो 3 स्टेप में जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर अभी मैं आपको 2-4 सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो आप देखना कितने तेजी में आप उत्तर दे पाओगे। ठीक है, चलो। जैसे क्वेश्चन यहां पर देखो, क्वेश्चन आपको बोला गया है, सवाल देखो, बोला गया है कि प्रॉफिट जो है, किसी वस्तु को 800 में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वो 20 गुना होता है नुकसान के जब हम उसको 275 में बेचते हैं। बताओ हम उसको कितने में बेचे अगर हम 20% का फायदा कमाना चाहते हैं तो? ठीक है, बताओ हम उसको कितने में बेचे अगर हम 20% का फायदा कमाना चाहते हैं तो? ये बाद में हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले मेरी तरफ से 2-3 क्वेश्चन ले लो आप लोग। मेरी तरफ से आप लोग 2-3 क्वेश्चन ले लो। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस मैं देख लूं। व्हाट विल बी द सोल्ड एट इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। चलो, मेरी तरफ से 2-3 क्वेश्चन आप लोग ले लो। क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि मान लो यहां पर आपका सीपी है, और यहां पर मैंने कह दिया कि कोई वस्तु को हमने 400 रुपए में बेचा है और वही वस्तु को हमने 200 रुपए में बेचा है। ठीक है, यही वस्तु को मैंने कितने बेचा है? 200 रुपए में बेचा है। जितने का मुझे लाभ है ना, उतने ही का मेरा नुकसान है। जितने का मुझे लाभ है उतने ही का मेरा नुकसान है। तो बताओ जो है हमारा क्रय मूल्य कितने का होगा? किसी वस्तु को मैंने 400 में बेचा और उसी वस्तु को मैंने 200 रुपए में बेचा। जब मैंने 400 में बेचा और जो मुझे लाभ हुआ, और जब मैंने 200 में बेचा तो मुझे हानि हुआ, तो ये दोनों लाभ और हानि बराबर है, यानी इनका अनुपात 1:1 है। सीपी का मान बताइए, सीपी का मान कितना होगा? बताइए जल्दी से, सीपी का मान बताइए। समझ में आ गया बात? आप बोलेंगे सर इन दोनों का अंतर कितना है? 200 का है। ये 200 1 और 1 यानी 2 के अनुपात में बटेगा, यानी ये सर 100 रुपए आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 100 रुपए। या तो 200 में 100 रुपए जोड़ देंगे तो 300 आ जाएगा, या 400 में 100 रुपए घटा देंगे तो 300 आ जाएगा। यानी सर हमारा सीपी कितना का होगा? सीपी हमारा होगा 100 रुपए का। ठीक है, सीपी कितने का होगा? हमारा 100 रुपए का होगा। चलो, अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, पीछे के करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 40 नंबर देखो। ठीक है, बोला गया है लॉस जो है 800 रुपए बेचने पर वो 23% ज्यादा है फायदे के जब उसी वस्तु को 1246 में बेचते हैं। सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल यहां पर सीपी जो है वो 300 रुपए आएगा। यहां पर सीपी जनाब 300 रुपए आएगा। ठीक है, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन दिया था ना, यहां पर सीपी 100 रुपए नहीं आएगा। यहां पर सीपी जो है आपका देखेंगे तो बोलेंगे सर 200 में 100 ज्यादा, यानी सीपी हमारा 300 रुपए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपको बोला गया है लॉस 23% ज्यादा है फायदे के। तो सबसे पहले हम यहां पर सीपी को लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा वाला विक्रय मूल्य कौन सा है? 1246। 1246 को यहां पर लिखिए। कम वाला कौन सा है? 800। तो 800 को कहां पर लिखिए? पीछे लिखिए। ठीक है, बोला गया है कि जितने का, देखो लॉस जो है ना, लॉस
23% ज्यादा है फायदे के, तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम 100 फायदा मानते हैं ना, 100 यूनिट का फायदा, तो नुकसान कितने का है सर? 123 का है। नुकसान कितने का है? 123 का है। कोई दिक्कत की बात? जो लॉस है वो प्रॉफिट से 23% ज्यादा है, यानी ये 100 है तो ये 123 है। अब इन दोनों का अंतर देखो तो बोलोगे सर 446 इन दोनों का अंतर है। और ये कितने में बटेगा? 100 और 123, यानी हमारा बटेगा 223 में। कितने में बटेगा? 223 में। तो 1 यूनिट का मान निकालना होगा तो कैसे काटोगे? 1 यूनिट का मान हमारा 2 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना रुपए आ गया? 2 रुपए आ गया। अब हमारी मर्जी है, हम 100 यूनिट का मान निकालना चाहते हैं, यानी 200 रुपए, इसमें से 200 घटा देंगे, या फिर 123 यूनिट का मान निकालेंगे, 246 आएगा, इसमें 246 जोड़ देंगे, तो सीपी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 2 रुपए, 123 यूनिट का मान 246, तो 800 में कितना जोड़ देंगे? 800 में 246 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 1046 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा, हमारा सीपी होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? 1046 क्या होगा? हमारा सीपी होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, हम अपने पीछे वाले में जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस में, आगे वाले से घटाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार, सभी को समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल बोला गया थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बोला गया है, जो फायदा होता है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पे, वो 20 गुना जो होता है वो नुकसान के है। फायदा नुकसान का 20 गुना है जब हम उसको 275 में बेचते हैं। उस वस्तु का पहले आप क्रय मूल्य निकालिए और फिर उसको 25% या 20% फायदे पर बेचकर बताइए कि आप उसको कितने में बेचेंगे। आप उसको 20% फायदे में बेच के बताइए कि आप उसको कितने में बेचेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20% फायदे के बाद उसका विक्रय मूल्य बताना है, यानी उसके लिए मुझे उसका क्रय मूल्य बताना आवश्यक है कि मैं उसको कितने में खरीदा हूं, मुझे ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो चलो सवाल को देखो जरा एक बार बढ़िया लेवल से। सेम तरीके से क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया यहाँ सीपी रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, बड़ा वाला विक्रय मूल्य कितना है? तो बड़ा वाला बोलोगे सर 800 है, तो 800 को यहाँ पे रखो। छोटा वाला कितना है? छोटा वाला कितना है? 275 है, तो 275 को यहाँ पर लिखो। यहाँ पर नुकसान होता है, यहाँ पर फायदा होता है। 20 गुना देखो यहाँ बोला गया है, जो फायदा है ना वो 20 गुना है नुकसान के। फायदा नुकसान का 20 गुना है, तो बोलोगे सर अगर नुकसान 1 का है तो फायदा कितने का है? फायदा 20 का है। याद करो ये लॉस होता है, ये प्रॉफिट, इसका 20 गुना है। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? तो इन दोनों का अंतर 525 का हो गया। और ये 525 कितने में बटेगा? 20 और 1 21 यूनिट में बचेगा। कितने में बटेगा? 21 यूनिट में बचेगा। हम 1 यूनिट का मान निकालना चाहते हैं, तो 21 से काटिए, 21 का 2 गुना 42 और 5 बार में 25 बार में। 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान 25 है। तो सीपी आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट का मान आपका कितना आया है? 1 यूनिट का मान 25 आया है। 275 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हो और 1 यूनिट का नुकसान है, यानी 25 रुपए का नुकसान है, तो 275 में 25 जोड़ोगे तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, यानी 275 जमा 25, सीपी कितने का हो गया? 300 रुपए का। सीपी कितने का हो गया? 300 रुपए का। या 1 यूनिट का मान 25, तो 20 यूनिट का मान 500, तो 800 में से भी 500 घटाओगे तो भी तुम्हारा कितना आ जाएगा? 300। सामान का क्रय मूल्य कितने का आ गया? 300 का। लेकिन हमसे क्रय मूल्य पूछा है? नहीं, हमसे पूछा है विक्रय मूल्य बताओ, और कब? जब 20% का फायदा होगा, यानी हमसे सेलिंग प्राइस बताना है। किसका? इसका 20% का फायदा देकर बताना है, यानी इसमें 20% अधिक बताना है। इसका 10% कितना है? 30, तो 20% 60, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 360 रुपए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया सवाल? सेम पैटर्न पर था। क्रय मूल्य निकालकर, हो सकता है आपसे क्रय मूल्य ना पूछकर विक्रय मूल्य आपसे पूछ दिया जाए। आपका शीट है ना बहुत शानदार तरीके से डिजाइंड है, चिंता मत करो। पहले एक थोड़ा लेवल, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर। इससे क्या है, आपकी शीट में आप देखोगे तो सारे टाइप जो हैं वो एक साथ हैं, मतलब अलग अलग दे दिए गए हैं। ये टाइप एक साथ, अगला टाइप एक साथ, अगला टाइप एक साथ, और फिर उसमें लेवल दे दिया गया है कि पहले 0 लेवल, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर। इससे आप लोगों के समझ में काफी फायदा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों को समझोगे। ठीक है, तो इस तरीके से शीट जो है मैंने पूरी बनाई है ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। और उसमें क्या होता है कि बीच में अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको भी इंसर्ट कर देते हैं।
हाँ भाई, सभी कमेंट सभी के दिख रहे हैं। हर्षित कुमार पूछते हैं सर 360 कैसे आया। हर्षित एक बात बताइए, किसी सामान को आप 300 रुपए में बेचते हैं, 300 रुपए में खरीदते हैं, और 300 रुपए में खरीदने के बाद आपको उसके 20% फायदे पे बेचना है, तो आपका 360 कैसे आया, ये भी मैं बताऊं आपको? बताओ। सामान 300 रुपए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के पहली क्लास का क्वेश्चन है। किसी सामान को 300 रुपए में खरीदते हैं, 20% का लाभ होता है, कितने में बेचोगे? कितने में बेचोगे? 300 रुपए का सामान खरीदा, 20% का लाभ हुआ, कितने में बेचोगे? 360 में। वही तो लिखा हमने, और क्या लिखा है? ठीक है कि भैया ये जो 300 रुपए हैं हमारे, ये हमारा 100% का मान है, और हमसे 20% का लाभ देकर पूछा है, यानी हमसे 120% का मान पूछा है। खत्म हो गया, 12 3 के 36 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब डायरेक्ट लिख दिया तो क्या हो गया? डायरेक्ट आप भी लिखा करो, आपको लिखना है डायरेक्ट। अब पेपर में बैठ के क्या इतना लिखोगे क्या? नहीं, पेपर में सीधा सोचो ना, 20% अधिक बताना है, इसका 10% 30 होता है, पीछे से एक जीरो कम कर देंगे 10% आ जाएगा। 20% अधिक बताना है, यानी 60 अधिक बताना है, 360 लिखेंगे। अखिलेश कुमार सर एसपी पूछ रहा है, आप एसपी का 20% निकाले हैं। अखिलेश जी, ये भगवान अखिलेश जी, ये सीपी आया है 300 रुपए, ये सीपी आया है 300 रुपए, इस बात को समझिए। एसपी तो वो ऑलरेडी दे रखा है 275 रुपए और 800 रुपए एसपी दे रखा है, सीपी हमारा 300 रुपए आया है, और 300 का बोला है भाई, ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर कमाएगा? क्रय मूल्य पर, तो इसका 20% अधिक बताना है। यही होता है जब हम पीछे की क्लासेस को रिवाइज नहीं करते हैं तो, समझे? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल उसी कंसेप्ट पर पूछा गया है सीएचएसएल में, लेकिन डेटा को थोड़ा टफ किया गया है। सवाल को समझिए आप लोग। बोला गया है कि द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400, जो लाभ है वो बराबर है नुकसान के। जब 13,400 में बेचते हैं तो कुछ फायदा होता है, और 11,600 में बेचते हैं तो कुछ का नुकसान होता है। जो लाभ है वो मेरे नुकसान के बराबर है। बोला गया है बताओ कितने का फायदा होगा अगर हम उसको इतने में बेचे तो। बताओ बताओ। एकदम सिंपल सरल साधारण क्वेश्चन, कंसेप्ट सरल है, सिंपल है, बढ़िया है। सेम तरीके से हम देखेंगे यहां पे क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए, हमने क्या कहा, कितने बॉक्स बनाने हैं बताओ जल्दी से। हमने कहा सर 3 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं? 3 बॉक्स बनाने हैं। तो जनाब आप 3 बॉक्स बनाइए। सबसे पहले वाले में किसको रखेंगे? आप सीपी को रखेंगे, ठीक है? ज्यादा वाला कौन है? 14,000। देखो यहां पर 2 सेलिंग प्राइस दिया गया है, 13,400 और 11,600। 13,400 वाले पे क्या होता है? फायदा होता है, तो यहां लिखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत की बात यहां पे। और 11,600 पे क्या होता है? 11,600 पे नुकसान होता है, तो उसको लिखेंगे यहां पर पीछे। यहां पर नुकसान है और यहां पर फायदा है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ठीक है? बोला गया है भाई देखो, जितने का तुम्हारा नुकसान है उतने का तुम्हारा फायदा है। जितने का नुकसान है उतने का फायदा है, यानी नुकसान और लाभ का जो अनुपात है वो 1:1 है, ठीक है? इन दोनों का अंतर कितना है आप मुझे ये बताओ। 400 जोड़ दोगे तो 12,000 हो जाएगा, और 1400, यानी इन दोनों का जो है अंतर जो है वो 1800 का है। ये 1800, इन दोनों का अंतर 1800 किस अनुपात में बटेगा? तो 1:1, यानी ये 2 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान निकालना है तो इसको 1 के साथ गुना करेंगे, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? प्रत्येक यूनिट का मान हमारा 900 रुपए आ गया। प्रत्येक यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 900 रुपए आ गया। समझे मेरी बात को आप? ठीक है, तो 11,600 में या तो आप 900 जोड़ दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या 13,400 में से आप 900 घटा दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आप सभी मुझे बताओ कि आपका कॉस्ट प्राइस कितने का आएगा, खरीद मूल्य कितने का आएगा? तो आप बोलेंगे सर 11,600 में 900 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12,500। कोई दिक्कत की बात? ये आपका क्या आ गया है? ये 12,500 आपका खरीद का दाम आ गया है। 900 आपने जोड़ा, आपका खरीद का दाम आ गया। अब उसके बाद सवाल में बोला गया आप उसको 14,750 में बेचते हैं। इतने के सामान को आप बेच कितने में रहे हैं? तो 14,750 में आप बेच रहे हैं। तो बोला गया है बताइए सर आपको प्रॉफिट कितने का होगा? तो प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा,
यानी 2250 रुपए का हमको क्या होगा, फायदा होगा। 2250 रुपए, ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर। 14,750 में से 12,500 को घटाइए, 2,250 रुपए आपका आएगा। तो सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है वो आप देख रहे हैं। आपको दो अलग अलग विक्रय मूल्य दे दिया गया, बोला गया एक पर जो लाभ होता है वो इसके नुकसान के इतना है। आपसे या तो क्रय मूल्य पूछ लेगा, या आपसे बोलेगा तुम नया विक्रय मूल्य निकालो अगर 20% का लाभ हो तो, या आपको हो सकता है एक विक्रय मूल्य देकर आपसे लाभ पूछ लिया जाए। तो अल्टीमेट जो कंसेप्ट होता है वो होता है सबसे पहले सीपी को निकालना कि सीपी कितना आएगा। सीपी कितना आएगा, सबसे पहले होता है सीपी निकालना कि हमने सीपी को निकाल दिया, और सीपी निकालने के बाद हमसे जो भी बोला जाएगा वो हम वैल्यू। तो सीपी निकालने का तरीका क्या हो गया, इन दोनों का अंतर बढ़ता है इस अनुपात में, एक का वैल्यू निकालकर जोड़ दीजिए यहाँ पर। उस तरीके से हम सीपी निकाल लेंगे और तब हमसे जो बोला जाएगा हम वो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अर्चना शाह कहती हैं सर आज से पहले ये क्वेश्चंस को स्किप कर देते थे। कोई बात नहीं अर्चना, आज से स्किप नहीं करना है। अब आप लोगों का देखो लेवल अगले 4 सवालों में ही इतना शानदार हो गया है कि अब आपके सामने हम मेंस का क्वेश्चन दे रहे हैं, और आप मेंस के क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में उड़ाओगे आप वो भी देख लेना। ठीक है, 4 सवाल के बाद 5वां सवाल आपका मेंस का आ गया, और 5वां सवाल जो है अब आप देखो मेंस के क्वेश्चन को भी उड़ा दोगे। सवाल में बोला गया है किसी वस्तु को 123.4 में बेचने पर जो फायदा होता है वो 20% ज्यादा होता है किसके, नुकसान के। कब, जब हम उस वस्तु को 108 में बेचते हैं। बताओ अगर हम उस वस्तु को 120.75 में बेचें तो हमें गेन या लॉस परसेंट में कितना होगा, हमें वो बताना है। कितना फायदा होगा, कितने का नुकसान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पीछे वाले में बोला गया था प्रॉफिट बताने को क्वेश्चन में, और इस वाले में बोला गया है प्रॉफिट परसेंट बताने को। बस इतना ही का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। पीछे वाले में प्रॉफिट पूछा गया था, यहाँ प्रॉफिट का परसेंट पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, कोई समस्या की बात। तो सबसे पहले कितने बक्से बनाएंगे, बोलोगे सर 3 बक्से बनाएंगे। एक बक्सा सीपी को कहां रखेंगे, बीच में। ठीक है, आप मुझे बताओ बेचते हो 123.4 में तो क्या होता है फायदा, तो 123.4 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद जब 108 में बेचते हो तो क्या होता है, नुकसान होता है, तो 108 कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर हमारा लॉस है और यहां पर हमारा प्रॉफिट है। सवाल में बोला गया है जो गेन है वो 20% ज्यादा है किसके, प्रॉफिट लॉस के, यानी गेन जो है ना वो 20% ज्यादा है किसके, प्रॉफिट के। तो आप ऐसा कह सकते हो सर गेन, ठीक है, लॉस के, प्रॉफिट अपॉन लॉस बराबर, यानी सर अगर लॉस 5 है ना तो हमारा गेन कितने का है, 6 का है। अब बोलोगे सर ये 5 और 6 कहां से है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। 20% ज्यादा है, 20% का मान कितना होता है, तो 20% का मान 1/5 होता है। नीचे वाले को अगर आप लॉस मानते हैं तो सवाल में कहा गया है कि लॉस से लॉस का 20% यानी 1, तो 5 में 1 ज्यादा कौन होगा, तो 5 में 1 ज्यादा आपका गेन होगा, यानी आपका 5 में 1 ज्यादा 6 होगा, आपको इतना पता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। सवाल में बोला गया है कि जहां आपका ये जो फायदा है ना ये इससे 20% ज्यादा है, 20% का जो मान आता है जनाब वो आता है 1/5, यानी अगर हम फायदे यहां पर लॉस को अगर हम बोले कि बेटा लॉस तुम अगर 5 यूनिट हो तो तुमसे 20% ज्यादा, 5 का 20% 1 होता है, यानी इससे 1 ज्यादा कौन होगा, प्रॉफिट होगा। ये हमें समझ में आ गया। यहां पर सेलिंग प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस ये, और लॉस और प्रॉफिट का अनुपात 5:6। हो सकता है एग्जामिनर आपको सीधा अनुपात ना दे, हो सकता है आपको 1:1 ना दे, वो ऐसा बोल दे कि आपका जो प्रॉफिट है वो इससे 20% ज्यादा है, तो आपको ये अनुपात लिखना पड़ेगा परीक्षा में बैठ के कि 5:6 में है। अब अगला कदम आप सभी को पता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, 13×2 15.4, कितने का अंतर है, 15.4। 108 में 10 जोड़िए, 118, 118 5 23, 15.4, और ये 15.4 किस अनुपात में बटेगा, तो 5 और 6, यानी ये 11 यूनिट का मान है। तो अगर हमें
5 यूनिट का मान निकालना है तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा, 5 के साथ। या हमें 6 का निकालना है तो 6 के साथ गुना करना पड़ेगा। कितने का मान दिया गया है, तो 5 और 6 11 का दिया गया है। हम मान लो 5 का निकालना चाहते हैं तो 5 से गुना करेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार में 0.4 बार में 1.4 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 7 रुपए। तो अगर हम सीपी को यहां लिखना चाहेंगे तो 108 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। यहां तक पहले मुझे बताओ सबको क्लियर है कि नहीं। अभी तक हमने सिर्फ सीपी निकाला है। सीपी कैसे निकाला है, ये दिया गया था, ये भी दिया गया था। बोला गया था लाभ नुकसान से 20% अधिक है, यानी नुकसान को 5 मानेंगे तो लाभ 6 होगा। इन दोनों का अंतर 15.4, वो बढ़ता है 5:6, यानी वो 11 यूनिट का मान है। 11 यूनिट का मान दिया हमने, 5 यूनिट का मान निकाला। 5 यूनिट का मान कितना है, 7। यहां पर 7 रुपए का लॉस है तो 108 रुपए में 7 रुपए का लॉस जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 115 रुपए आ गया। कोई दिक्कत की बात। अब ये आपका सीपी हो गया। आप उस सामान को कितने में बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर हम उस सामान को कितने में बेचने की इच्छा रखते हैं, 120.75 में। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है जनाब, कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 होता है। बताइए कितने का आपको लाभ हुआ है। 115 के सामान को आप इतने में बेचते हैं तो बोलेंगे सर 5.75 का लाभ हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, तो 115 के ऊपर हुआ है, तो बट्टे में 115 और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 115 से आपको ये काटेगा 0.05 में। या आप ऐसे भी कह लो कि सर जो है इसको पहले 100 के साथ गुना कर दो तो ये 575 बन जाएगा और 115 इसको काटेगा 5 बार में, तो 5% का क्या होगा, हमको फायदा होगा। ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट होशियार है वो यहीं से उत्तर देता कि भैया देखो इसका 10% 11.5 होता है, यानी इसका 5% जो है 11.5 का आधा, और जो इसमें जोड़ा गया 5.75। ठीक है, आप यहीं से देख लो ना कि इसका 10% 11.5 और 11.5 का आधा 5.75 होता है। इसमें 5.75 जोड़ा गया तो वो 120.75 है। आप ऐसे भी कर सकते हो। सर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1.4 इंटू 5। खतरनाक बच्चे हैं भाई साहब अमय शर्मा आप। 1.4 को आप 14 मान लीजिए ना, और 14 का 5 गुना कितना होता है, 70 होता है। 70 आएगा और एक डेसिमल लगा दीजिए तो 7 बन जाएगा, बात खत्म हो गया। आप 1.4 को 14 मान लो और 14 का 5 गुना कितना होता है, 70 होता है, और फिर उसको 10 से भाग कर दो। पहले आपने 10 से गुना करके 14 बनाया, बाद में उसको 10 से भाग कर दो। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को डेसिमल मानो ही मत। जैसे मैंने यहां पर डेसिमल नहीं माना, 5.75 को मैंने डेसिमल नहीं माना। मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 575 बन गया। 100 का 5 गुना 500, 15 का 5 गुना 75, यानी 5 बार में काटेगा। 1.4 को 14 मान लो, 14 को 5 के साथ गुना करो 70 आएगा, 70 लिख दिया। और यहां 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 10 से भाग कर दो। ठीक है, समझ में आ गए। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से। मेंस का क्वेश्चन था। चलिए सवाल देखिए, अगला सवाल मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया है वो बोलो। देखो बोला गया है अनु किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचती है, कुछ उसको लाभ होता है। अगर वो उस वस्तु को 400 में बेचे तो उसको जो लॉस होगा वो बराबर होगा उसके प्रॉफिट के 1/3 के। बताओ सामान जो है वो कितने में खरीदा है। ठीक है, चलो तो सवाल देखो क्या करेंगे, फिर से सेम चीजें 3 लिखेंगे। यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ पर ज्यादा वाला वैल्यू लिखेंगे यानी जितने में बेचा 480 में, और यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर कम वाला लिखेंगे। कम वाला कितना है, 400 में है। ये अनु की कहानी है। यहां पर अनु को लॉस होता है, यहां पर प्रॉफिट होता है। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है जो लॉस है वो बराबर है 1/3 ऑफ प्रॉफिट, यानी बोला गया लॉस बराबर प्रॉफिट का कितना, 1/3। लॉस बराबर 1/3 ऑफ प्रॉफिट, ये बोला गया है। लॉस 1/3 ऑफ प्रॉफिट है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट जब आपका यहाँ पर चला आएगा तो लॉस, और ये कितना हो जाएगा, लॉस बटे प्रॉफिट बराबर 1/3, यानी लॉस के सामने कितना आएगा, देखो यहां पर
ठीक है, बहुत बच्चों को कष्ट होगा, सर कैसे वहां भेज दिए, थोड़ा फिर से बताइए। तो देखिए हम अगले लाइन में लिख देते हैं, लॉस को लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट को यहां पर लेकर आ जाएंगे, और ये किस रेशियो में, 1/3 में। यानी अगर नुकसान 1 रुपए का है तो फायदा कितने का है, फायदा 3 रुपए का। ये किस अनुपात में है, 1:3 में। हमें यहाँ पर 5 सेकंड में मेंस का क्वेश्चन किया है, बहुत शानदार सीखा, बहुत शानदार। तो आप इनका अंतर बताइए, तो कितने का अंतर है, 80 का अंतर है। और ये 80 किस अनुपात में बटेगा, 1:3 में, यानी 4 में। कितने का मान निकालना है, 1 का निकालना है। 4 से काटेंगे तो आएगा सर 20 बार में। तो यहाँ पर सीपी जो आएगा वो क्या आएगा, 400 जमा 20, यानी सीपी कितना हो जाएगा, 420। तो बताइए यहाँ पर सामान कितने में खरीदा, 420 में। मेंस का क्वेश्चन था, ये बताओ। समय लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसे सवाल अगर आपका धीरे धीरे, आप लोग बोलते हैं ना कि सर क्यों कोई ऐसा बंदा होता है जो बिना पेन उठाए बना लेता है सवाल को, कैसे बनाता है सर, यही होती है कहानी। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूं कि आप लोग अगर बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, और अगर सच में आपकी जिज्ञासा है कि आप जो है एक तरीके से नौकरी लेना ही लेना है, तो आप और ज्यादा जगह से प्रैक्टिस किया करो। जैसे एक तो हमने शीट दे दिया, शीट को ही 2 बार 3 बार लगाओ, और इसके अलावा अपने कॉन्फिडेंस को आंकने के लिए आप कोई भी किताब एक लगा सकते हो। जैसे किरण हो गया, आप उसको लगा सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हो ना, स्पीड उतनी ज्यादा बनती है। जैसे इसी कैटेगरी में सबसे पहले सवाल में आपको समझने में वक्त लगा, दूसरे सवाल में आप बना पाए, तीसरे सवाल में आप और थोड़ा समय लेकर बना पाए, और चौथा 5वां सवाल आते आते आप बिना बनाए उत्तर दे दिए। कैसे, आपके मन में बैठ गया 400 480, अंतर कितने का, 80 का। वो 80 4 पार्ट में बटेगा, एक पार्ट का मान 20, 400 में 20 जोड़ दो, 420 हमारा उत्तर हो जाएगा, बात खत्म। ये इसी तरीके से अब मान लो एक और सवाल मैं आपको दे दूं और वहां पर भी मैं आपको डेटा दे दूं, तो आप सीधा अपने माइंड में अब पता है क्या करोगे, आप परीक्षा देने जाओगे, आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे ही नहीं, आप सीधा इन दोनों के अंतर को इस रेशियो में बांटकर उत्तर दे दोगे, और वो सेकंडों बन जाएगा। राकेश यादव की भी, हाँ आप उससे भी लगा सकते हो, पिनाकल चाहे पिनाकल से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके पास जो भी किताब है, RS अग्रवाल है, जो भी किताब है आपके पास, आप उस किताब से लगाओ। बस ये रीजन है आपसे किताब लगवाने का कि आप देखो कि आपने कितना सीखा है। क्या मेरे पढ़ाने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आप नहीं लगा पाते? और जब आपसे क्वेश्चन लगने शुरू होंगे ना, और एक वक्त आएगा कि आप बिना पेन उठा के सवाल लगाना शुरू करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी में भागेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपसे बोला गया है, अब थोड़ा टाइप बदल जाता है बट देखेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा उस कैटेगरी से क्वेश्चन हट गया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इजी लगने लगे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बोला गया है एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसको इस टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर का लाभ हुआ होता तो उसे क्रय मूल्य का इतना। ये क्वेश्चन जो है ना आज मेंस में करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इस कैटेगरी में है नहीं, बट ये क्वेश्चन से आज हम वाइंड अप करते हैं। ये क्वेश्चन इस कैटेगरी का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अलग हटकर हमने यहाँ क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसको समझिए, ताकि हम अगली क्लास से जो है ये नया टाइप हम शुरू कर सके, नंबर ऑफ आर्टिकल वाला। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल वाला जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 43 है जो अपने आप में एक प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला गया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। बोला गया एक आदमी एक टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि उस आदमी ने उस टीवी को खरीदा कितने में होगा, तो बोलोगे सर 100 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, कितने में खरीदा होगा, 100 रुपए में, और बेचा होगा तो कितने में, 25% ज्यादा, यानी 125 में उसने बेचा होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? अगर उसको फायदा जो होता है वो 25% ऑफ एसपी होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि मान लो हमारी मुन्नी थी, वो सामान को 100 रुपए में खरीदती थी और 125 रुपए में बेचती थी। अब ऐसा हुआ ना मुन्नी के साथ कि अब उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो इसका 25% मिलेगा। 125 का 25% अब उसको प्रॉफिट मिलने वाला है मुन्नी को। इसका 25% का मतलब क्या हुआ, इसका 1/4। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि इसका प्रॉफिट देखो, अब इसका प्रॉफिट पर इसका जो है 25% यानी काटेंगे तो आपको 125 का प्रॉफिट 1/4 कितना होगा, 4 3 के 12, 4 एकम 4, 31.25। ठीक है, 31.25। इसका 1/4 कितना होगा, 4 3 के 12, 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8 और 4 5 20।
ठीक। बोला गया कि जैसे मानो पहले हम कोई सामान को 100 रुपए में खरीद रहे थे और हम उसको 25% के लाभ पर बेचते थे, यानी हम उसको बेचते थे 125 में। अब हमको जो लाभ होगा वो इसका 25% होगा। इसका 25% का मतलब इसका 1/4, यानी हमको 31.25 का लाभ होगा। हमको कितने का लाभ होगा? तो हमको 31.25 का लाभ होगा, यानी 100 रुपए के सामान को 131.25 में बेचेंगे। ठीक है, 100 रुपए के सामान को 131.25 में बेचेंगे। अब हमसे बोला गया है तो हमें पहले की तुलना में इतना अधिक का फायदा होता है, इतना मोर होता। ठीक है, पहले जितना में बेचते थे और अब जितना में बेचते हैं तो उससे कितना अधिक फायदा हो रहा है? तो हमें 6, यहां पर देखो कितना अधिक फायदा हो रहा है, तो 6.25 का फायदा हो रहा है। और ये 6.25 अगर मान लो ये x है, ये x है, ये x है, जैसे हर जगह पर इसको मान लो कि ये 100x था, ये 125x लिख लो यहाँ पे। मान लो कि कोई सामान की कीमत थी 100x, ठीक है। पहले उस सामान को हम जो है 125 में बेचते थे 125x में। उसके बाद क्या हुआ? हमें इसका 25% फायदा हुआ, यानी हम इसको बेचे 131.25x में। ठीक है, अब हमसे बोला गया है पहले की तुलना में हमें कितना अधिक फायदा हुआ है, तो 131 में से इतना घटाओ, यानी 6.25x। और ये जो फायदा है वो बराबर है मेरे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपए ज्यादा, यानी यही फायदा बराबर है 5% ऑफ किसका? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना माना है? 100x और प्लस कितना? 80 के। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो 100 का 5% 5x होता है, इसमें से 5x घटाओगे तो 1.25x आएगा। 6.25 में से 5x घटाओगे 1.25 आएगा, और ये बराबर होगा किसके? 80 के। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 80 बटे कितना आ जाएगा? 80 बटे 1.25। लेकिन हमसे बोला है उस वस्तु का CP, और CP कितना है? 100x है, यानी इसको 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। हम 100x की वैल्यू सीधा बताएंगे। तो 125 का डेसिमल उड़ाओगे तो 100 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है, 5 से काटोगे तो 16 बार में, और 16 इंटू 4 6400 रुपए जो हुए वो आपका सामान का क्रय मूल्य होगा। 6400 इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था और इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बट उतना बढ़िया हम नहीं कह सकते। फिर से समझाता हूं। मान लो कोई सामान को हमने 100 माना, ठीक है, और 100 मानने के बाद पहले हम उस सामान को 125 में, यानी 25% ज्यादा में बेचते थे, यानी 125 में बेचते थे। अब उस सामान को हम अपने विक्रय मूल्य, पुराने वाले विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा में बेच रहे हैं। तो इसका 25% कितना होता है? 125 का 25%, यानी उसका 1/4, तो हो गया 31.25, यानी हम उसको 131.25 में बेच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? सुनील और बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आया वो समझिए, आपको समझाने के लिए ही तो हम बता रहे हैं। एक एक लाइन फिर से बता रहा हूं। 100 रुपए के सामान को 25 के लाभ पर बेच रहे थे तो 125 में बेच रहे थे। ये है आपका पहला लाइन। एक व्यक्ति एक टीवी को 25% के फायदे पर बेचता है, यानी 100 रुपए के सामान को 125 में बेचता है। अगला लाइन, अगर उसको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है बराबर होता है 25% ऑफ SP के, यानी इसका 25% फायदा है। प्रॉफिट जो है वो इसका 25% है। तो किसी भी चीज का 25% क्या होता है? उसका 1/4 होता है। यानी जो प्रॉफिट अब मुझे होगा वो होगा 31.25 का। ठीक है, अब मुझे जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? इतने का प्रॉफिट होगा। यानी अब मैं 100 के सामान में मुझे 25 के जगह कितने का प्रॉफिट होगा? मुझे 31.25 का प्रॉफिट होगा, यानी मैं उसको इतने में बेचूंगा। ठीक है, पहले 25 का फायदा होता था, अब इतने का फायदा होता है। तो हमें क्या बोला गया है? देन ही वुड गेन इतना मोर, तो पहले की तुलना में उसे इतना अधिक फायदा होगा। तो पहले इतने में बेचता था, अब इतने में बेचता है। कितना अधिक का फायदा? 6.25 का अधिक। और वो बराबर है किसके? मेरे क्रय मूल्य के 5% के और 80 रुपए के। तो क्रय मूल्य का 5%, यानी क्रय मूल्य 100, उसका 5% और 80 रुपए। यहां पर 100 का 5% 5x होगा, और इसमें से 5x को घटाएंगे तो 1.25x, वो बराबर है 80 के। हमें क्रय मूल्य बताना है, यानी हमें 100x का वैल्यू बताना है। इतने x का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू इतना, 6400 हमारा आ गया, काम खत्म। ठीक है,
हाँ भीमसेन, आपने अपने सवाल में ही अपना उत्तर दे दिया है। आपने पूछा है सर 125 का 25% प्रॉफिट है तो 100 में क्यों ऐड किया? मेरे भाई सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में ही तो प्रॉफिट ऐड करते हैं। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं प्रॉफिट को किस में ऐड करूंगा? खुद बताओ भीमसेन, प्रॉफिट को किस में ऐड करूंगा? प्रॉफिट को मैं सीपी में ही तो ऐड करूंगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके। ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? इसी में तो ऐड करके आएगा। बताइए। तो इसलिए मैंने कहा एक सवाल जो था ये बढ़िया लेवल का सवाल था। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टाइप काफी प्यारा होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, और काफी छोटे 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 सवालों से हम शुरू करेंगे। तो इसीलिए आप बताइए कॉन्फिडेंस, और आप जो है कब 200 में 200 लाएंगे? जब आप रोज सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको सवालों को निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो एक तरफ पढ़ेंगे दूसरी तरफ भूलते जाएंगे। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए, तो कल आप लाइव रहेंगे, और बाकी आपके जितने यार प्यार रिश्तेदार हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके से शानदार तरीके से, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई देखो क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर चलती है, इतनी फीस है। आप सारी बातें उनको बता सकते हैं ताकि वो भी जो है इस तरीके से बेस्ट कंसेप्ट के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सके और उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है भाई, चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।